कहते हैं जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें हमारे फैसले ही हमारी मंजिलें तय करते हैं, पर कभी कभी दूसरों की बातों में आकर, झूठ और लालच के जाल में फंसकर हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजें खो बैठते हैं। ये कहानी उन्हीं अनजाने रास्तों की है जहां इंसान अपनी भावनाओं, रिश्तों और सच्चाई से दूर होकर अंधविश्वास और भ्रम में भटक जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ, लालच और दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से न केवल हमारा जीवन प्रभावित होता है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की खुशियां भी छिन जाती है। एक छोटी सी भूल हमारे जीवन को ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां से वापसी बहुत कठिन हो जाती है। लेकिन हर अंधकार के बाद रोशनी जरूर होती है। यही रोशनी हमें इंसानियत, क्षमा और सच्चाई के महत्व को समझने का अवसर देती है। ये कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, यदि हम सच्चाई के मार्ग पर लौट आते हैं तो वो हमें फिर से हमारे रिश्तों और खुशियों के करीब ला सकती है। कहानी के पात्र हमें ये सिखाते हैं कि इंसानियत के बिना जीवन अधूरा है। क्षमा का भाव हमें मजबूत बनाता है और सच्चाई की राह पर चलकर ही हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं। मित्रों, ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है आप सबके लिए, जो हमें हमारे भीतर झांकने और ये समझने का मौका देती है कि लालच और झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है, वही सच्चाई और क्षमा के साथ जीवन जीने का फैसला हमें शांति और सुख की ओर ले जाता है। इस कहानी का हर पल हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हम अपने जीवन के फैसले सही कर रहे हैं और क्या हम अपने रिश्तों और सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल एक सफर नहीं बल्कि एक सीख है जो हमें जीवन की सही दिशा दिखाएगी। दोस्तों, शहर के व्यस्त चौराहे पर एक बार फिर से ट्रैफिक का जाम लग गया था। गाड़ियों का लंबा काफिला, लोगों की बेचैनी, भीड़ और हर तरफ हल्ला। यह दृश्य इस चौराहे पर आम था। सड़क किनारे कई जरूरतमंद लोग अपनी दैनिक जद्दोजहद में लगे रहते थे। कुछ छोटे बच्चे नंगे पैर भागते हुए गाड़ियों के पास आते थे, तो कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर मदद की आस में खड़ी थी। इस भीड़ में एक चमचमाती सफेद गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठे व्यक्ति का नाम अरविंद था, जो एक बड़े उद्योगपति और अपने शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं, राजू, गाड़ी धीमे से चलाओ, लगता है ट्रैफिक अभी हल्का होने में समय लगेगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी होते ही सड़क किनारे खड़ी कुछ महिलाएं, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, भीख मांग रही थी, गाड़ी के पास आ जाती है। उनके चेहरे की झुर्रियां और थकी हुई आंखें उनकी कठिनाइयों की कहानी बयां कर रही थी। महिलाएं अरविंद की गाड़ी की खिड़की पर दस्तक देती है। उनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति निर्मित हो सकता था। अरविंद ने गाड़ी का शीशा नीचे किया। महिलाओं ने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई। उनकी आवाज में दर्द और बेबसी थी। अरविंद ने अपने पर्स से एक 1,000 रुपए के नोट निकाले और उन महिलाओं को देने लगे। कुछ ही पलों में वहां खड़ी 4 महिलाओं के हाथ में पैसे आ गए। महिलाएं अरविंद को दुआएं देने लगी, लेकिन तभी 2 और महिलाएं गाड़ी की तरफ भागती हुई आई। उनमें से एक ने कहा, साहब, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अरविंद ने अपने ड्राइवर से कहा, राजू, गाड़ी और धीमी कर लो, जो बच गई है उन्हें भी पैसे दे दूं। उन्होंने दोबारा अपना पर्स निकाला और उन महिलाओं को भी पैसे देने लगे, लेकिन जैसे ही दूसरी महिला के पास पैसे देने के लिए अरविंद ने सिर उठाया, उनकी नजर उस महिला पर पड़ी। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लगा मानो वक्त थम गया हो। उनकी आंखें उस महिला के चेहरे पर टिक गई और वो स्तब्ध रह गई। महिला का नाम सरिता था। वो फटे हाल साड़ी में थी, बाल उल्टे सीधे बिखरे हुए थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अरविंद के लिए वो चेहरा भूला हुआ नहीं था। वो अतीत की परतों को खोलता हुआ एक जाना पहचाना चेहरा था। अरविंद की आंखों में कई सवाल उमड़ने लगे। उनके होश मानो उड़ गए थे। महिलाओं ने देखा कि अरविंद सरिता को टकटकी लगाए देख रहे हैं। सरिता ने भी उन्हें पहचान लिया था।
उनकी नजरें मिली हुई थी और कुछ पलों के लिए दोनों खामोश हो गए। सरिता की आंखें शर्म और दुख से झुक गई। अरविंद के लिए ये पल भावनाओं का तूफान लेकर आया था। याद रखिए मित्रों, जिंदगी में किसी की मदद करने का अवसर मिले तो उसे हाथ से जाने ना दे। ये न केवल दूसरों के जीवन में उजाला लाता है बल्कि आपकी आत्मा को भी सुकून देता है। चौराहे पर खड़ी महिलाओं की भीड़ के बीच अरविंद की नजर जब सरिता पर पड़ी तो उनके मन में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। वो स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग में अतीत की स्मृतियां उमड़ने लगी। सरिता की दयनीय स्थिति, फटी हुई साड़ी और बिखरे बाल और बुझा हुआ चेहरा देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही महिला है जो कभी उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थी। अरविंद ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और खिड़की से सरिता से पूछा, तुम यहां कैसे? सरिता ने अरविंद को पहचान लिया। उनकी आंखों में शर्म और दर्द झलक रहा था। उसने सिर झुका लिया और कुछ भी कहने में असमर्थ रही। अरविंद ने दरवाजा खोला और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सरिता ने थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद गाड़ी में जगह ली। गाड़ी के आसपास खड़ी अन्य महिलाएं और दुकानदारों में हलचल मच गई। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि इतनी महंगी गाड़ी में एक आदमी इसे क्यों बैठा रहा है। कुछ ने चिल्लाकर अरविंद से पूछा, साहब ये महिला कौन है जिसे आप अपनी गाड़ी में बैठा रहे हो? आपने इसे जबरदस्ती तो नहीं बैठाया? अरविंद ने गाड़ी रोक दी और भीड़ को शांत करते हुए कहा, यह मेरी जान पहचान की है, इसे किसी ने जबरदस्ती नहीं बिठाया। मित्रों, सरिता ने भी उनकी बात का समर्थन किया। जब लोगों को संतुष्टि हो गई तो अरविंद ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। गाड़ी में बैठे अरविंद ने ड्राइवर से कहा, राजू किसी अच्छे होटल पर गाड़ी रोकना, सरिता को कुछ खाने पीने और नए कपड़ों की जरूरत है। मित्रों, कुछ देर बाद गाड़ी शहर के एक बड़े होटल के सामने रुकी। अरविंद ने सरिता को होटल में ले जाकर एक टेबल पर बैठाया। उन्होंने वेटर को तुरंत खाना लाने का आदेश दिया। ड्राइवर को पास के बाजार से नई साड़ी और अन्य कपड़े लाने को कहा। सरिता को होटल में इतना सम्मान और भोजन देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। अरविंद ने कहा, पहले खाना खाओ, फिर आराम से कपड़े बदल लेना, नहा धोकर तैयार हो जाओ, तब हम बात करेंगे। सरिता ने चुपचाप खाना खाया और ड्राइवर द्वारा लाए गए नए कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई। अरविंद ने उसे देखा और एक लंबी सांस ली। वो बोले, तुम्हारा चेहरा तो वही है, पर समय ने तुम्हें कितना बदल दिया है। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर अरविंद ने कहा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? ये बात मैं बाद में पूछूंगा, अभी मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना है। उन्होंने सरिता को अपना नंबर देते हुए कहा, यहां से तुम कहीं मत जाना, मैं कल लौट कर आता हूं और तब मैं तुमसे मिलकर बात करूंगा। सरिता ने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। अरविंद ने गाड़ी से निकलते वक्त होटल के मैनेजर को सरिता का ख्याल रखने को कहा और ड्राइवर को निर्देश दिया कि वो सरिता को सुरक्षित होटल में छोड़कर उनके साथ दिल्ली चले। मित्रों, दिल्ली में अरविंद के लिए समय बीतना मुश्किल हो रहा था। एक बड़ा बिजनेसमैन सौदा उनके सामने था, लेकिन उनके दिमाग में सरिता और उसकी हालत के सवाल गूंज रहे थे। होटल के कमरे में रात भर उन्हें नींद नहीं आई। हर बार जब वे आंखें बंद करते थे, सरिता का चेहरा और अतीत की यादें उनके सामने आ जाती। किसी की स्थिति देखकर उसे आंकने के बजाय उसकी मदद करने की कोशिश करना चाहिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल दे। अरविंद ने सरिता को होटल में सुरक्षित छोड़ा, लेकिन सरिता वहां ज्यादा देर नहीं रुकी। वहां अकेले उसे अच्छा नहीं लग रहा था और उसने ये भी सोचा, पता नहीं कि अरविंद लौट कर आएगा भी या नहीं। वो अपने छोटे से कमरे, जहां वो पहले रहती थी, जिसे वो अपना घर कहती थी, वहीं लौट गई। ये एक तंग और जर्जर खोली थी, जहां वो किसी तरह अपनी जिंदगी काट रही थी। अगले दिन जब अरविंद दिल्ली से लौटे तो सबसे पहले उन्होंने होटल में मैनेजर से पूछा तो जवाब दिया, साहब वो तो कल ही चली गई थी। उन्होंने उस चौराहे का रुख किया जहां उन्होंने सरिता को देखा था, लेकिन सरिता वहां भी नहीं मिली।
अरविंद ने वहां खड़ी महिलाओं से पूछा, आपने उस महिला को देखा है जो कल यहां थी? महिलाओं ने जवाब दिया, साहब वो अब इस चौराहे पर नहीं है, शायद अगले चौराहे पर मिल जाए। वो यही आसपास भीख मांगती है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या वो आपकी कोई रिश्तेदार है? अरविंद ने थोड़ी देर रुककर कहा, हाँ, वो मेरी तलाकशुदा पत्नी है। ये सुनकर महिलाएं हैरान रह गई। उन्होंने कहा, साहब उसकी हालत तो बहुत खराब है, आपसे बात करना शायद उसके लिए अच्छा होगा। अरविंद ने अगले चौराहे की ओर गाड़ी बढ़ाई। थोड़ी देर बाद वो सरिता को ढूंढने में सफल रहा। सरिता सड़क किनारे बैठी हुई थी। उसके सामने एक कटोरी रखी हुई थी जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। उसे देखकर अरविंद का दिल जैसे टूट गया। अरविंद गाड़ी से उतरे और सरिता के पास जाकर बोली, सरिता, ये क्या हालत बना ली है तुमने? चलो मेरी गाड़ी में बैठो। सरिता ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द जैसे गले में अटक गए हो। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अरविंद ने ड्राइवर से कहा, चलो जहां ये रहती है वहां ले चलो, वही बात करेंगे। गाड़ी एक सकरी गली में जाती है जहां सरिता का कमरा था। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें मुश्किल से एक टूटा फूटा सिंगल बेड और कुछ पुरानी चीजें पड़ी थी। दीवारें धूल और सीलन से भरी हुई थी। कमरे के कोने में अरविंद और सरिता की एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी जो उनके शादी के दिनों की याद दिला रही थी। अरविंद ने वो तस्वीर देखी और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने सरिता से पूछा, सरिता, आखिर ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हुई? सरिता ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, ये सब मेरे अपने फैसलों और मेरे घर वालों की वजह से हुआ है। मेरी जिंदगी उस दिन से खराब होनी शुरू हो गई थी जब मेरी शादी का फैसला मेरे जीजा जी ने किया था। वो केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था। मेरे पिताजी उसकी हर बात मानते थे। उसे हमारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था, बस उसे पैसे का लालच था। सरिता ने अपने छोटे से कमरे में बैठकर अरविंद को अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मेरे पिताजी बहुत सरल स्वभाव के इंसान थे। उन्हें बस यही चिंता थी कि मेरी शादी एक अच्छे और धनवान घर में हो जाए। मेरे जीजा, जिनका नाम राघव था, हमारे परिवार के हर फैसले में दखल देते थे। पिताजी उनकी हर बात मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि राघव पढ़े लिखे और समझदार इंसान है। सरिता ने गहरी सांस ली और आगे कहा, जब मेरी शादी की बात चली तो मेरे जीजा राघव ने अपने स्वार्थ के लिए मेरी शादी तय करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें तुम्हारा धन और प्रतिष्ठा देखकर लगा कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाने से उन्हें काफी फायदा हो सकता है। पिताजी और राघव ने तय किया कि चाहे शादी का खर्च कितना भी क्यों ना हो, मेरी शादी अब तुम्हारे साथ ही होगी। उन्होंने बड़ी धूमधाम से तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला दूसरों के स्वार्थ के लिए लिया जा रहा था। अरविंद खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। सरिता ने आगे कहा, शादी के बाद मैं तुम्हारे घर आई। तुम्हारे परिवार वाले बहुत अच्छे थे। तुम्हारी माँ तो इतनी सरल और दयालु थी कि उन्होंने मुझे कभी किसी बात के लिए कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे मायके से मेरे जीजा का दखल खत्म नहीं हुआ। वे मुझे लगातार ये समझाते रहते थे कि तुम्हारे परिवार वाले मुझे पसंद नहीं करते। वे तुम्हारे खिलाफ बातें बनाते थे, तुम्हारे माता पिता को गलत ठहराते थे और धीरे धीरे मेरे मन में तुम्हारे घर वालों के खिलाफ नफरत भरने लगी। फिर अरविंद ने धीरे से पूछा, तो क्या तुमने कभी ये सोचा कि जो बातें तुम्हारे जीजा कहते हैं वे गलत भी हो सकती है? तब सरिता ने सिर झुका लिया और बोली, मुझे अब एहसास होता है कि वो सब झूठ था, लेकिन तब मैं उनकी बातों में आ गई थी। उन्होंने मेरे मन में ये बात बैठा दी थी कि मैं तुम्हारे घर में खुश नहीं रह सकती। उन्होंने मुझे मायके में बार बार बुलाया और तुम्हारे परिवार के खिलाफ भड़काया। मैं भी उस वक्त इतनी नादान थी कि मैंने तुम्हारे परिवार के प्यार और सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। वो कुछ पल के लिए रुकी और फिर बोली, मैंने घर में बेवजह झगड़े शुरू कर दिए। तुम्हारी माँ जो इतनी दयालु थी, मेरे व्यवहार से आहत हो जाती थी। मैं बार बार मायके फोन करती थी और हर बार तुम्हारे खिलाफ शिकायत करती थी। धीरे धीरे हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, सरिता, रिश्ते आपसी समझ और विश्वास से चलते हैं, लेकिन तुमने इन दोनों चीजों को अपने जीजा और मायके की बातों पर कुर्बान कर दिया। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो।
मेरे जीजा ने मेरी कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को यह यकीन दिला दिया कि तुमसे तलाक लेना ही मेरी भलाई है। उन्होंने मेरे पिताजी को यह कहकर राजी कर लिया कि इससे भी अच्छा और अमीर लड़का मुझे मिल सकता है। मैंने तुम्हारे खिलाफ केस किया जिसमें उन्होंने मेरी मदद की। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों के लिए ऐसा कर रहे थे। अरविंद की आंखें ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कहा, आगे फिर क्या हुआ? तब सरिता ने रुंधे गले से कहा, 2 साल तक केस चला। अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें मुझे 30 लाख रुपए की राशि देने का आदेश दिया गया। तुमने बिना किसी बहस के वो राशि तुरंत मेरे खाते में जमा करवा दी। वो पैसा मेरे खाते में आ गया। मैं ये सोचकर खुश थी कि अब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि यह पैसा मेरी बर्बादी की शुरुआत था। अरविंद के दिल में दर्द की एक और लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, सरिता, तुमने अपने फैसलों से न केवल अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि हमारे रिश्तों को भी खत्म कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, दूसरों के बहकावे में आकर लिए गए फैसले न केवल रिश्तों को बर्बाद करते हैं बल्कि जीवन को भी कठिन बना देते हैं। रिश्तों में विश्वास और संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। याद रखिए, जीवन के बड़े फैसले खुद सोच समझ कर ले और दूसरों की नीयत को परखना सीखें। लालच और झूठ से प्रेरित होकर कभी कोई कदम ना उठाएं। रिश्तों को सहेजने का प्रयास करें, क्योंकि एक बार टूटे रिश्तों को जोड़ना आसान नहीं होता। सरिता ने अपने अतीत के पन्ने पलटते हुए अपनी दर्द भरी कहानी को और आगे बढ़ाया। उसने अरविंद से कहा, अरविंद, तलाक के बाद जब मेरे जीजा राघव को मेरे खाते में आए पैसों का पता चला तो उन्होंने तुरंत मुझे तरह तरह की योजनाएं समझानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे एक प्लॉट खरीद लेना चाहिए। इससे न केवल मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे बल्कि प्लॉट की कीमत भी समय के साथ बढ़ती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे मेरी दूसरी शादी में मदद मिलेगी, क्योंकि तलाकशुदा होने के कारण मुझे वैसे भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। सरिता की आवाज धीमी और भर्राई हुई थी। उसने कहा, मुझे यह सब सही लगा। मेरे पिताजी और राघव की बातों का समर्थन किया। उन्होंने मुझसे कहा कि राघव के कहे अनुसार चलना ही ठीक होगा। मैंने उन पर भरोसा किया और अपने सारे पैसे, करीब 30 लाख रुपए, उनके बताए प्लॉट में निवेश कर दिए। उस वक्त मुझे यह एहसास नहीं था कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती है। अरविंद ने गहरी सांस ली और पूछा, आगे क्या हुआ? सरिता ने कहा, प्लॉट राघव के नाम रजिस्टर्ड था। मैंने सोचा था कि वो मुझे हमेशा सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनका असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने मेरे पैसे का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी और मां भी इस बीच बीमार रहने लगे और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। मेरे माता पिता के गुजरने के बाद मेरा जीजा और भाभी अब बदल गए थे। मेरे भाई की शादी के बाद मेरी भाभी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि अब मेरे लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। सरिता की आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने कहा, भाभी ने मुझे ताने मारते हुए कहा, जो अपने पति के घर की नहीं हो सकी वो यहाँ क्या कर सकती है। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास कोई जगह नहीं थी। मैं मायके से निकाली गई और ससुराल तो पहले ही खो चुकी थी। ऐसे में मैं अपने जीजा राघव के पास मदद के लिए गई। तब अरविंद ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की? सरिता ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, राघव ने मुझे देखते ही कहा, जब तुम अपने पति के साथ इतने बड़े घर में नहीं रह सकी तो मेरे घर में कैसे रह पाओगी? उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। उस समय मैं टूट चुकी थी। अरविंद, मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। अरविंद की आंखों में करुणा और गुस्से का मिश्रण था। उन्होंने कहा, और फिर तुमने क्या किया? सरिता ने जवाब दिया, फिर मैंने हार मान ली। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं सड़कों पर भटकने लगी। जो लोग भीख मांगते थे उन्होंने मुझे अपने साथ में रख लिया। मैं भी उनके साथ रहने लगी और भीख मांगने का काम शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी। सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अरविंद से कहा, तुम्हारे साथ मैंने जो किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो। अरविंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सरिता, तुमने अपने फैसलों से सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब भी तुम्हें एक मौका दिया जा सकता है। उन्होंने अपने ड्राइवर को पैसे लाने का आदेश दिया।
ड्राइवर ने गाड़ी से एक गड्डी निकाली और अरविंद ने वो पैसे सरिता को पकड़ा दिए। सरिता ने रोते हुए कहा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं इस जीवन से थक चुकी हूं। अरविंद ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मुझे कुछ समय चाहिए, मैं इस पर विचार करूंगा और अपने परिवार से बात करूंगा, तब तक तुम यहां रुको, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहकर अरविंद वहां से चला गया। सरिता ने उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं सकी। अरविंद की गाड़ी धीरे धीरे दूर जाती रही और सरिता वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू उसके पछतावे की गवाही दे रहे थे। मित्रों, कहते हैं गलत लोगों पर भरोसा करने और लालच में आकर लिए गए फैसले जीवन को तबाह कर सकते हैं। रिश्तों को तोड़ने से पहले हमें उनके महत्व को समझना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर कभी भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। हर रिश्ते की नींव विश्वास और समझ पर टिकी होती है। इसे बचाने का हर संभव प्रयास करें। अपने फैसले खुद सोच समझ कर लें। पछतावे से बचने के लिए हमेशा सच्चाई और अपने विवेक के साथ खड़े रहें। मित्रों, अरविंद ने सरिता को उसकी दयनीय स्थिति में देखकर मदद करने की ठान ली, लेकिन मन में संकोच भी था। जब वो घर पहुंचा तो उन्होंने पूरी बात अपनी मां से साझा की। उनकी मां मीरा देवी एक दयालु और समझदार महिला थी। उन्होंने अरविंद को समझाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में हर कोई गलतियां करता है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती को मानकर उसे सुधारने की कोशिश करे तो उसे एक मौका और देना चाहिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अरविंद ने कहा, मां, सरिता ने हमारे रिश्तों को ठुकरा दिया है, उसने खुद ही हमें छोड़ा और अब उसकी यह हालत हो गई है कि मैं उसे माफ नहीं कर सकता। मीरा देवी ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, माफ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर किसी को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अगर सरिता ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वो लौटना चाहती है तो हमें उसे अपनाना चाहिए। तुम कल वापस जाकर उससे बात करो। अगर वो आना चाहती है तो उसे हमारे घर ले आओ। मित्रों, अरविंद अपनी मां की बातों पर विचार करते हुए अगले दिन सरिता से मिलने के लिए उसी छोटे से कमरे में पहुंचे। सरिता ने उन्हें देखकर झिझकते हुए कहा, अरविंद, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ अन्याय किया है, लेकिन मैं अब सुधर चुकी हूं। मेरे पास न घर है न परिवार। अगर आप मुझे एक और मौका दें तो मैं आपकी और आपके परिवार की खूब सेवा करूंगी और अपनी जिंदगी आपके चरणों में बिता दूंगी। अरविंद ने गहरी सांस लेते हुए अपनी मां को फोन किया और कहा, मां, मैं सरिता से बात कर चुका हूं। वो अपनी गलती मानती है और लौटना चाहती है। आप उससे बात करना चाहेगी? मीरा देवी ने फोन पर सरिता से बात की। उन्होंने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम सच में अपनी गलती को स्वीकारती हो और हमारे साथ नए सिरे से रिश्ता शुरू करना चाहती हो? सरिता ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच और भ्रम में आकर सब कुछ खो दिया है। अब मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। मित्रों, मीरा देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने अरविंद से कहा, बेटा, उसे घर लेकर आओ, हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। अरविंद ने सरिता को गाड़ी में बैठाया और उसे अपने घर ले आए। रास्ते में उन्होंने ड्राइवर को रुकने को कहा और सरिता के लिए नए कपड़े खरीदवाए। उन्होंने कहा, यहां से तुम्हारी नई शुरुआत होगी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मौके को कैसे संभालती हो। मित्रों, जब वे घर पहुंचे तो मीरा देवी ने पूरे दिल से सरिता का स्वागत किया। उन्होंने आरती की थाली सजाई और सरिता का गृह प्रवेश एक नई दुल्हन की तरह से किया। उन्होंने कहा, जो ठोकर खाकर वापस आए और अपनी गलती मान ले, उसे हमें हमेशा माफ कर देना चाहिए। यही इंसानियत है। सरिता ने अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही। उसने कहा, मां, मैं इस बार अपने रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। जिंदगी में हर इंसान गलती करता है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे तो उसे माफ करना और उसे दूसरा मौका अवश्य देना चाहिए। अपने फैसलों पर सोच समझकर काम करें। लालच और भ्रम में आकर लिए गए गलत फैसले न केवल रिश्तों को बर्बाद करते हैं, बल्कि जीवन को भी कठिन बना देते हैं। किसी की स्थिति को देखकर उसका समर्थन करना और उसे संभालने का अवसर देना इंसानियत का सबसे बड़ा गुण है। याद रखें, रिश्तों को सहेजना और संभाल कर रखना सबसे बड़ी कला है। अगर ठोकर खाकर कोई लौटे तो उसे अपनाने से हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं।
सच्चाई, सहानुभूति और दया से भरा जीवन ही सबसे सुखद होता है। अगर अपना घर टूटने से बचाना चाहते हैं तो स्त्री को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन लोगों की बातों को नहीं मानना चाहिए, किस प्रकार के लोग और किस प्रकार की बातें रिश्तों को और घर को तोड़ने का काम करती है। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको 4 बातें बता रहा हूं। ये 4 बातें बड़ी ही अनमोल हैं जो आपके घर को और रिश्तों को टूटने से बचा सकती है। पहली बात, बाहर के लोगों के हस्तक्षेप से बचें। अपनी शादीशुदा जिंदगी और निजी रिश्तों से जुड़े मुद्दों को घर के बाहर के लोगों के साथ साझा करने से बचें। ऐसे लोग जो आपके रिश्तों को कमजोर करने के लिए आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, उनकी बात ना माने। पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और आपके जीवन में गलत धारणाएं पैदा करते हैं, उनकी बातें ना माने। हर समस्या को अपने पति और परिवार के साथ खुलकर साझा करें और समाधान निकालने की कोशिश करें। नंबर 2, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। ससुराल के बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके अनुभव से सीखने की कोशिश करें। जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें दबा रहे हैं या तुम्हारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कतई ना माने। अपने परिवार के बुजुर्गों से सीधे बात करें और उनके साथ स्वस्थ संवाद बनाए रखें। नंबर 3, जीवन साथी के साथ भरोसेमंद रिश्ता बनाकर रखें। अपने जीवन साथी के प्रति भरोसा बनाए रखें और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से बचें। जो लोग आपके पति की बुराई करते हैं और आपको उनके खिलाफ भड़काते हैं, ऐसे लोगों की बात कभी ना माने। जो लोग कहते हैं तुम्हारे पति तुम्हारा ख्याल नहीं रखते या तुम्हारे पति को तुम्हारी फिक्र नहीं है, ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए। अपने जीवन साथी से सीधे संवाद करें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। नंबर 4, लालच और ईर्ष्या से दूर रहें। अपने घर को संतोष और सच्चाई से चलाएं। ज्यादा धन या ऐसो आराम के लालच में गलत रास्ता ना अपनाएं। जो लोग आपको बताते हैं कि तुम इससे भी बेहतर जिंदगी डिजर्व करती हो या तुम्हारे पति तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की बातों में ना आए। जो आपको दूसरों की संपत्ति, धन और सुविधाओं से ईर्ष्या करने पर मजबूर करते हैं, ऐसे लोगों की बात बिल्कुल भी ना माने। अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान बनाकर रखें और बाहरी चीजों की तुलना करने से बचें। घर को टूटने से बचाने के लिए रिश्तों में पारदर्शिता, सम्मान और संवाद बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत सुंदर सीख मिली होगी। इसे अपने जीवन में लागू करें और अपनाएं। निश्चित रूप से आपका घर और परिवार टूटने से बच जाएगा और सदैव आपके घर में सुख, शांति और प्यार बना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।